हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल्स। सो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जस्ट एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल को कंप्लीट किया था जिनका नाम था मेटाबॉलिज्म। ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फॉर द मकाउटियंस एंड अदर इम्पॉर्टेंट कॉलेज एग्जाम, दैट इज द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ओके, एंड आई थिंक बहुत लोग को इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया होगा अबाउट द जीन, अबाउट द डीएनए, आरएनए, डीएनए रेप्लिकेशन। सो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं कितना अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो गया। ओके, सो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, जस्ट वन मोर मॉड्यूल लेफ्ट। ओके, एंड वी आर जस्ट अबाउट टू कंप्लीट। ओके, सो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम से पहले आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1। तो पहले हम लोग बात करेंगे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ओके फ्रेंड, बिफोर गोइंग टू द नोट लेट मी गिव यू इन द कंटेक्स्ट दैट डीएनए, आप लोगों को पता होगा डीएनए इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीन। ओके, एंड यू नो वेरी वेल दैट जीन हेल्प इन ट्रांसफर द जेनेटिक कैरेक्टर। ओके, जीन के थ्रू ही जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ जेनेटिक्स एंड यू नो जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ओके, क्योंकि लाइफ का इन्वॉल्वमेंट, या आप कह सकते हैं लाइफ एडवांसमेंट होता ही है डीएनए से, या आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर से। ओके, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यहाँ मेनली मतलब यही है इन कंटेक्स्ट टू जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ओके, सो चलिए मूव करते हैं अपना नोट्स की ओर। सो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, यूनिवोकल प्रूफ। ओके, सो पहला प्रूफ किन्होंने दिया था, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, दैट इज हार्सले एंड मार्था चेस इन 1952। they gave these things that the genetic material came from the experiment. Okay, मीन्स पहले भी कुछ आइडिया था बट वो सब थ्योरेटिकल था। और आपको पता है कि जब तक साइंस में वो प्रूफ ना हो जाए एक्सपेरिमेंटली, तब तक हम लोग नहीं मानते। ओके, सो दीज आर द दोस टू साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड अबाउट दिस। ओके, they worked with virus that infect bacteria called bacteriophages. Okay, so अब हम लोग पता करते हैं किस तरह से उन्होंने मीन्स इसके बारे में पता लगाया। ओके, डीएनए के बारे में उन्होंने किस तरह से पता लगाया। ओके, तो सबसे पहले उन लोगों ने काम कर रहा था एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, ओके, जो का नाम था बैक्टीरियोफेजेस। ओके, इसमें क्या किया था उन्होंने, वायरस से अफेक्ट किया था। मीन्स वायरस इफेक्ट आप कह सकते हैं, सिंपली वायरस से मिंगल कर दिया था टू बैक्टीरिया, ताकि वो लोग देख पाए कि वेदर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। ओके, सो बैक्टीरियोफेजेज अटैच विद द बैक्टीरिया एंड इट जेनेटिक मटेरियल इंटर द बैक्टीरियल सेल। ओके, अटैच कर दिया तो ऑब्वियस है कि जेनेटिक सेल में वो इंटर हो गया। ओके, और इंटर होने के बाद फिर उसको बेसिकली ऑब्जर्व किया गया कि कैसा हो रहा है, मींस जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। ओके, एंड बैक्टीरियल सेल वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स own and subsequently cell manufacture more virus particle. Okay, Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने मेन फोकस किस पे किया, टू प्रोटीन और डीएनए। उन लोग का मेन मुद्दा यही था, मेन समझना वो लोग ये चाह रहे थे कि वेदर इट इज डीएनए और प्रोटीन, क्योंकि पहले पता था कि हाँ कुछ ना कुछ डीएनए या प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है, बट एग्जैक्टली कौन सा पार्टिसिपेट करता है, आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट इट विल प्रूव। ओके, सो उन लोग यही जानना चाह रहे थे और आप कह सकते हैं यही मोटो था। सो दे ग्रीव सम वायरसेस ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव सल्फर। ओके, सो उन्होंने क्या किया, कुछ वायरस को ग्रो किया, कहाँ पर, कुछ जगह जहाँ पर रेडियोएक्टिव फास्फोरस था और कुछ जगह जहाँ रेडियोएक्टिव सल्फर था। ओके, सो वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरस जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, वायरस कहाँ ग्रोन हुआ, जहां पर रेडियोएक्टिव डीएनए था, ना कि रेडियोएक्टिव फास्फोरस। ओके, सो इससे उन्होंने समझ पाया कि डीएनए के प्रेजेंस में ही बेसिकली इंक्रीज होता है और आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। ओके, नॉट डीएनए। ओके, एंड डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए ही फास्फोरस कंटेन करता है, ना कि प्रोटीन। ओके, इसलिए उन्होंने क्लियर कट हो गया कि यार डीएनए से ही ट्रांसफर होता है जेनेटिक कैरेक्टर। ओके, सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन अ रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए। ओके, ऑब्वियस है गाइस, वायरस जिसमें कि रेडियोएक्टिव सल्फर होता है वो क्या होता है, रेडियोएक्टिव प्रोटीन कंटेन करता है। ओके, बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए। ओके, मीन्स आप कह सकते हो कि वायरस ग्रोन हुआ कहाँ पर, रेडियोएक्टिव सल्फर में। ओके, रिमेंबर फ्रेंड, यहाँ ग्रोन और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर दो डिफरेंट चीज है। ओके, ऐसा आप मत समझिए कि दोनों सेम ही है, मीन्स ग्रोथ कर रहा है या जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर, दोनों सेम नहीं है। ओके, सो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायरस ग्रोन इन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। डीएनए आपको पता है कि सल्फर नहीं कंटेन करता, बट ये प्रोटीन कंटेन करता है। ओके, सो रेडियोएक्टिव फेजेस वी आर अलाउड टू अटैच to the Escherichia bacteria, then as the infection
proceed the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender. Okay, so further क्या किया, जब उन्होंने ग्रोथ करना, उन्होंने देखा कि ग्रोथ कर रहा, तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आया ब्लेंडरिंग. ओके, या आप कह सकते हैं उसको मिलाने लगे. ओके, द वायरस पार्टिकल वेर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज. ओके, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूगेशन, जहां पर क्या होता है, एक नॉर्मल डायरेक्शन में उसको मूव किया जाता है. ओके, स्पिन करके मूव किया जाता है. ओके, सो उन्होंने क्या किया, फिर फर्दर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किए. ओके, आपको फर्दर एक्सपेरिमेंट से भी आपको मीन्स यहाँ क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम से. सो बैक्टीरिया विच आर इन्फेक्टेड विद वायरस that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria. Okay, ये एक important point है कि उन्होंने देखा कि वैसा वायरस जो कि DNA कंटेंट कर रहा है वो रेडियो एक्टिव है. ओके, सो रेडियो एक्टिव है मतलब कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है. ओके, एंड बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वे आर नॉट रेडियो एक्टिव. ओके, सो जिनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ. ओके, बट दोज हु हैव डीएनए, ओके, और आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव. ओके, सो वो लोग क्या, वो रेडियो एक्टिव हो गए. ओके, सो दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस. ओके, इससे क्या हुआ कि पता चला कि प्रोटीन जो है बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया में इंटर नहीं किया फ्रॉम वायरस, बट डीएनए हैज बीन इंटर फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया. यहाँ से क्लियर होगा कि या डीएनए इज द मटेरियल बेसिकली विच हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर. ओके, सो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ. ओके, सो फ्रेंड्स आइए हम लोग डायग्राम समझते हैं. ओके, सो दिस इज द डायग्राम. सबसे पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन किया गया. ओके, एंड दिस इज द बैक्टीरियोफेज. रेडियो एक्टिव, यस मीन रेडियो एक्टिव सल्फर यहाँ लिया गया, यहाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया गया. ओके, जिसको नाम लिया गया डीएनए, इसको नाम दिया गया प्रोटीन. तो ये डीएनए हुआ अपना, ये प्रोटीन हुआ. ओके, फर्दर क्या क्या इन्फेक्शन किया गया, या आप सिंपली कह सकते हैं कि उसको सफिशिएंट कंडीशन प्रोवाइड किया गया ताकि वो ट्रांसफर कर सके. ओके, फर्दर देखा गया इसको जब ब्लेंडिंग किया गया तो इसमें मीन्स पास हुआ. ओके, ये जो कैरेक्टर है आप देख सकते हैं इसमें ये पास हुआ, बट इसमें नहीं हुआ, एज इट इज रहा. फिर आप ब्लेंडिंग के बाद देख सकते हैं एग्जैक्ट ये जो आपका मीन्स डीएनए था, ओके, वो यहाँ पर क्लियरली ट्रांसफर हो गया. ओके, सो रेडियो एक्टिव विच इज लेवल्ड एज डीएनए देयर बेसिकली कैरेक्टर ट्रांसफर्ड, यहाँ से उन्होंने क्लियर हो गया. ओके, सो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन द सेल, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरटेंडेंट, बट यहाँ नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सुपरटेंडेंट. ओके, सो यहाँ से उन लोगों ने क्लियर हो गया. ओके, सो आप देख सकते हैं इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन क्या आपका बनता है, क्वेश्चन बेसिकली आपका बस एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है, आपका बेसिक आइडिया ये ले लें, बस उतना है काफी, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है. सो चलिए मूव करते हैं ऑन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. और मैंने ऑलरेडी बहुत सारा प्रीवियस लेक्चर में बात किया था अबाउट द डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स और अल्फा हेलिक्स. ओके, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं. हायरार्की ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड टू डबल हेलिक्स टू न्यूक्लियोसोम. इस तरह से हायरार्की आप कह सकते हैं कि बेसिकली एडवांसमेंट हुआ डीएनए का फ्रॉम द सिंगल स्ट्रैंडेड टू डबल हेलिक्स, या कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड. ओके, तो चलिए नोट्स की ओर बढ़ते हैं. डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड दैट कंटेन जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपको पता है कि ओके, डीएनए से मींस बेसिकली जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होता है. मेन रोल ऑफ डीएनए इज द स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियस है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है तभी तो ट्रांसफर करेगा. Often compared to set of blueprints, it contain the instruction needed to construct other component of cell. Okay, ये important point है कि क्या इसमें रहता है कि ये बेसिकली रेप्लिकेट करता है, या आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है. मेन रहता है ये क्योंकि ये ब्लूप्रिंट कंटेन करता है. ओके, मींस जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने स्टोर किया वो सिंपली ट्रांसफर होता है. ओके, डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसेस, पिरामिडीन, साइटोसिन, थाइमिन. ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस सम लेक्चर्स में. And purine, adenine, guanine. Okay, the nucleotides are attached to each other in chain by bond between the sugar and phosphate. Nucleotide किस तरह से अटैच होता है, सुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाने की तरह. ओके, ग्रुप फॉर्मिंग अ सुपर फॉस्फेट बैकबोन. 2 of these chain are held together by hydrogen bonding between complementary bases. Adenine pairing with thymine via 2 hydrogen bond and guanine pairing with cytosine via 3 hydrogen bond. ओके, सो यहाँ पर ये आप ध्यान रखना कि एडेंसिन जो होता है थाइमिन के साथ करता है बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड सिमिलरली गुआनिन पेयरिंग करता है साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. ओके, चेन क्वाइल अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग डीएनए डबल हेलिक्स. ओके, सो फाइनली क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है जो कि चेन क्या होता है, क्वाइल कर देता है. आपको पता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, दोनों साइड से हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है. ओके, जिन्होंने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके, नाउ इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रैंक क्रिक बेस्ड ऑन एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा
produced by the Morris Wilkinson and Rosalind Franklin proposed a very simple but famous double helix structure. Okay, so यही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल इन्होंने दिया था. ओके, बेस्ड ऑन सम ऑफ द अदर, और आप कह सकते हैं प्रीवियस साइंटिस्ट अचीवमेंट्स. So the proposition of model was also based on the observation of Erwin Karpf that for double stranded DNA the ratio between purine and pyrimidine are constant and equal to 1. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेशियो बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन इन डीएनए इज व्हाट. सो इज इक्वल टू 1. ओके, आप कह सकते हैं कि इक्वल टू 1 के बराबर आता है. ओके, सो साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो डीएनए का फीचर हम लोग समझते हैं, मीन्स जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सा फीचर है. सो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड. ओके, सो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलरिज्म. ओके, आपको पता है एंटी पैरेलल मींस एक अगर 3-5 रहेगा तो दूसरा 5-3 रहेगा, एक अगर 6-2 रहेगा देन 2-6 रहेगा. ओके, सो 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी. पोलरिटी क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है. आपको पता है एंटी पैरेलल पैरेलल में क्या होता है? दोनों सेम रहेगा, मींस एक तरफ अगर 2-5 रहेगा तो अदर साइड में 2-5 ही रहेगा. ओके, बेस इन 2 स्टैंडर्ड आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर. डीएनए चेन अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम वाइड. ओके, सो डीएनए चेन का कितना होता है लेंथ? 20 एंगस्ट्रॉम. ये याद रखिएगा एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट के लिए. ओके, मीन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए. 2 चेन्स आर रिक्वायर्ड इन राइट हैंडेड फैशन. पिच आप कह सकते हैं ऑन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर. ओके, पिच कितना रहता है? 3.4 नैनोमीटर. ओके, पिच क्या होता है? सिंपली दोनों आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसे कहते हैं. नाउ दे आर रफली 10 बीपी इन ईच टर्न एंड द डिस्टेंस और बेस पेयर इन हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस पेयर में यानी जो सबसे नीचे रहता है उसमें दोनों बीच में डिस्टेंस कितना आता है हेलिक्स के बीच में? 0.34 नैनोमीटर. ओके, बीपी मीन्स यहाँ भी बेस पेयर हुआ. ओके, दे आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न. नाउ मूव करते हैं अपना इंपॉर्टेंट दैट टेकन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिवली बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर. ओके, और आप कहते हैं 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर. इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स जो कि 6.6 इंटू 10⁹ BP in a typical mammalian cell is calculated, it comes out to be around this. That is 6.6 into 10⁹ into 0.34 into 10⁹ जो कि approximately आता है 2.2 मीटर. Okay, so a length that is far greater than the dimension of a typical nucleus, जो कि आपको पता है न्यूक्लियस का अप्रोक्स जो डायमेंशन होता है, not exact but approx is 10.6 meter. Okay, so then the question arises that how in such long polymer packaged in a cell. Okay, means किस तरह से इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर रहता है ये ऑर्गेनाइज रहता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि आपको पता है जनरल जो साइज होता है न्यूक्लियस का अराउंड 10⁻�6 होता है, बट हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो कितना आ रहा? अप्रोक्स 2.2 मीटर. इतना लंबा जो रहता है किस तरह से मीन्स बेसिकली ऑर्गेनाइज रहता है, ये हम लोग को समझने की जरूरत है. ओके, तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर के बारे में. So in eukaryotes, this packaging or organization is much complex. Okay, prokaryotes, eukaryote आपको ऑलरेडी पता होगा. Eukaryotes means true nucleus इसमें रहे. So there is a set of positively charged basic protein called histone, and the protein acquire charge depending upon the abundancy of amino acid residue with charged side chain. Okay, so सबसे पहले आप थोड़ा जान ले कि चार्ज क्या होता है. कि अमीनो एसिड में, या आप कह सकते हैं कि प्रोटीन में चार्ज क्या होता है. ओके, सो चार्ज कितना होगा या कितना नहीं होगा डिपेंड करता है आपका हिस्टोन्स के अमाउंट पे. ओके, histone are rich in the basic amino acid like lysine and arginine. Both the amino acid carry positive charge in their side chain. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. Okay, so histone का क्या होता है? बहुत सारा हिस्टोन कंबाइन होके क्या बनाता है? हिस्टोन ऑक्टामर. या आप कह सकते हैं 8 हिस्टोन कंबाइन होके हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है. Negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer, form a structure called nucleosome. Okay, so further क्या होता है? ऑक्टामर के फर्दर क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम. ओके, एंड अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम अराउंड 200 BP या 200 बेस पेयर कंटेन करता है ऑफ डीएनए हेलिक्स. ओके, सो आपको लग रहा है हर बात में मैं बेस पेयर के रिस्पेक्ट में क्यों बात कर रहा हूँ? फ्रेंड्स, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बेस पेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन डीएनए. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट आप कह सकते हैं कि डीएनए का कितना कंस्टिट्यूएंट है या डीएनए का कितना बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, वो डिपेंड करता है बेस पेयर में. Similarly, nucleosome constitute the repeating unit of structure in nucleus called chromatin.
thread like stranded bodies in the nucleus, okay, and nucleosome is a chromatin are seen as a beads on like structure, okay, or beads on string structure when viewed on the electron microscope, okay. तो सिंपली वो स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया कि या इस तरह से आप थोड़ा डायग्राम देख ले, देन आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हैं कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, ये डीएनए इसके साइड में है, ओके, एंड H1 हिस्टोन आप कह सकते हैं इस तरह से है, ओके, एंड दिस इज द हिस्टोन ऑक्टामर, जहाँ पर हम लोग बात किए थे कि 8 मॉलिक्यूल मिलकर बनाता है हिस्टोन ऑक्टामर, ओके। सो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर, इस स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे, ओके। सो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कितना रहता है और इसका जो साइज किस तरह से ऑर्गेनाइज रहता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। दिस इज द सेल, दिस इज द क्रोमेटाइड्स एंड इनसाइड द न्यूक्लियस ये कुछ तरह इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। क्रोमोसोम हुआ, ये क्रोमोटिन फाइबर हुआ बना हुआ, ओके, जो कि सुपर क्वाइल आप देख सकते हैं कि मुड़ा मुड़ा हुआ है, ओके। देन दिस इज द क्वाइल, then this is the nucleosome DNA, okay, surround as a core of 8 histone to form the nucleosome, okay। आप देख सकते हैं 8 histone सब कंबाइन हो क्या बना है, न्यूक्लियोसोम बना है जो फर्दर डीएनए बना, ओके। सो ये आप बस स्ट्रक्चर ध्यान रखें, इन कंटेक्स्ट एग्जाम नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट, ओके। जस्ट इसमें बेसिक याद रखिएगा कि डीएनए एक इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बस मेन ये है कि फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड मैं ऑलरेडी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा कि मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस सम लेक्चर में मैंने इसे डिस्कस किया हूँ, ओके। सो आप उसको जस्ट गो थ्रू करें और कोई ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो चलिए मूव करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर, दैट इज द मोलिकुलर बेसिस ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ओके। सो कौन सा बेसिस रहता है या कौन से आधार पे बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड या डिकोड किया जाता है, ओके। सो सेंट्रल डोगमा इन मोलिकुलर बायोलॉजी प्रपोज बाय द फ्रांसिस क्रिक, ओके। सो फ्रांसिस क्रिक हु वर द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक सेंट्रल डोगमा दिया ऑफ द डीएनए। ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट द फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मींस जेनेटिक मटेरियल किस तरह फ्लो करेगा, डीएनए से आरएनए या आरएनए से डीएनए, ओके। सो इन्होंने बताया था फ्रांसिस क्रिक दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज फ्लो फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए टू प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है कि डीएनए से आरएनए, ना कि आरएनए से डीएनए, ओके। बट he also observed that in some case there is a reverse direction, okay, means RNA से DNA भी हो सकता है, okay। So herein RNA is used as a template to synthesize DNA and this process is called reverse transcription and the process of is catalyzed by the enzyme reverse transcriptase, okay। मैं डिटेल में बात करूंगा कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, अभी सिर्फ आप ये समझे कि डीएनए से आरएनए बनना उसे को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ओके। और सिंपली आरएनए ये बनना में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, बस ये समझे। तो इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिवर्स हो जाता है कि मींस आरएनए से डीएनए होता है। अगर डीएनए से आरएनए होता है सिंपली हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, बट आरएनए से डीएनए हुआ तो हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, ओके। दिस इज द बेसिकली द कंप्लीट थिंग्स आप समझ सकते हैं। जीन है, डीएनए, ये रेप्लिकेट किया, कॉपी कॉपी कॉपी, देन ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ओके। सो इससे डीएनए से आरएनए बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो बना उसको ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे, ओके। सो दिस इज द ट्रांसक्रिप्ट एंड यहाँ के मीन्स बहुत बार हम लोग एंजाइम वगैरह भी यूज करते हैं, ओके, टू फैसिलिटेट द रिएक्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अगर सिंपली अगर डीएनए से आरएनए से बना, ओके, मीन डीएनए से अगर आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फर्दर ये ट्रांसलेशन हुआ, मीन्स ट्रांसलेशन मीन्स फर्दर सब लोग कंबाइन होकर बनते हैं पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड चेन। सो दिस इज द चेन दैट फॉर्म, ओके। सो फ्रेंड दस वी हैव एंडेड आवर दिस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। मुझे पता है फ्रेंड्स कुछ जगह मैंने जानबूझकर कुछ ज़्यादा मीन्स फोकस नहीं किया, खासकर दिस पॉइंट में, क्योंकि ये सब आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ओके। और जो स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का, ओके, मीन्स किस तरह से इन्फेक्शन होता है, किस तरह से ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, या आप कह सकते हैं साइंटिफिक प्रूफ, ये इन कंटेक्स्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। सो आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आएगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू आस्क योर कमेंट है एंड प्लीज गाइस सपोर्ट अस एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट विद मोर नंबर फ्रेंड्स। अगर कुछ थोड़ा सा भी आपको अगर मदद हो रहा है एग्जाम में, देन प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।